गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। मेरा नाम कविता चौहान है। तो शुरू करते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज़ देख लेना, क्योंकि इसका आधा पार्ट मैं पहले ही कल की वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो शुरू करते हैं। पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। देखिए बच्चे, ये 6th क्लास का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। हिस्ट्री का पार्ट है ये, ठीक है। ये उसका सेकंड चैप्टर है। इसके बाद यहाँ पर जो पुराने टाइम का जितना भी पार्टीशन था, पुराने टाइम में जब इंसान ह्यूमन बींग स्टार्ट हुए थे, उसके बारे में यहाँ पर नॉलेज दी गई है। यहाँ देखिए, ऐसी वस्तुओं का निर्माण, ये देखिए यहाँ पर लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए थे, ठीक है। यहाँ देखिए, ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, ठीक है। आग की खोज। देखिए, शुरू से इंसान को नहीं पता था। जब आदि मानव, आप सबने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा भी होगा, जब आदि मानव था उसको नहीं आती थी ये चीज़ें। वो जानवरों का शिकार करके खाता था, ठीक है। उसको नहीं पता है। तो एक दिन उसका जब मांस का टुकड़ा था वो आग में गिर गया और वो भुन गया। तो उसने खाया तो उसको बहुत टेस्टी लगा, ठीक है। तो तब से आग की खोज हो गई थी। तो इसी के बारे में ये देखिए यहाँ पर बताया गया है। मानचित्र 2 में कुरनूला गुफा ढूंढो। देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रहा है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। किसके मिले हैं? राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग, इसका मतलब क्या है कि जो आरंभिक लोग थे वो आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, जानवरों को दूर रखने के लिए, ठीक है। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं ये देखते हैं आगे। नाम और तिथियां। देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है। जब आप बुक खोलोगे तो उसके अंदर देखिएगा, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। ये दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन, पुरा मीन्स प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर, यानी कि पुराना पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का दौरान माना जाता है। ओके, इस काल को भी 3 भागों में पार्ट जो है इसका डिवाइड किया जाता है। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई, ठीक है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोलिथ। ये देखिए यहाँ पर, उसे मेसोलिथ कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि भाई जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं, ठीक है। मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। क्या कह रहा है कि इस काल के जो पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मट्ठे, क्या होता है? हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियां, जिसमें लकड़ी के अंदर उसके जो पत्थर के जो थे ना, उसमें होल करके उसको हंसिया बना लेते थे, आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया, इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसे नव पाषाण का युग कहा जाता है। नव पाषाण का क्या मतलब होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे।
अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित नहीं है, आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। देखिए एग्जैक्टली हम में से कोई नहीं जानता है कि क्या हुआ, कैसे दुनिया शुरू हुई, पुराने लोगों ने क्या किया, इंसान कैसे बना। ये आजकल जितनी फैसिलिटीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तक इंसान, ये तो हमें पता है, लेकिन इससे पहले इंसान जीना कैसे सीखा, खेती बाड़ी कैसे सीखा, ये सब चीज़ें हम नहीं जानते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर जलवायु के बारे में बता रहे हैं। एग्जैक्टली किसी को नहीं पता इस चीज़ का। ओके, यहाँ पर ज़्यादातर जो तथ्य मिले हैं, जो इतिहासकारों को खुदाई के दौरान, उनकी रिसर्चेस के दौरान जो भी चीज़ें मिली हैं, उन्हीं के बेस पर यह अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। ठीक है। बदलती जलवायु। अब यहाँ देखिए, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। ग्लोबल वार्मिंग हम जिसे कहते हैं, आज कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरीज होती हैं। एक वो जीव होते हैं जो सिर्फ घास फूस खा के जिंदा रहते हैं। एक वो कैटेगरी होती है जो भाई सिर्फ मांस खाती है। ठीक है। और तीसरी कैटेगरी वो होती है जो घास, फल, फ्रूट ये सब चीज़ें भी खा लेती है और मांसाहार भी करती है। तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों, है ना। हो सकता है कि देखो अनुमान लगाया जा रहा है सॉरी, देखो अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई हो सकता है कि उस टाइम में लोग ऐसा कि भाई हम जानवर पाल लेते हैं, हमें इससे दूध भी मिलेगा, मांस भी मिलेगा, है ना, हमारा पेट भी भरेगा। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, खेती और पशुपालन की शुरुआत। ठीक है। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। क्या कह रहा है कि भाई लोगों को पता लग गया होगा खेती बाड़ी का, कि खेती कैसे की जाती है, अनाज कैसे उगाया जाता है, कैसे एक जगह पर रहकर अपना जीवन यापन किया जाता है। आगे देखते हैं। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा, है ना। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। क्या कह रहा है यहाँ पर राइटर, कि भाई जिस जानवर को सबसे पहले जो था पालतू बनाया गया था वो कुत्ते का पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को पालतू बनाने लगे। अब आगे देखिए, ऐसे जानवर अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। गाय है, सूअर है। आगे क्या कह रहा है, ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, है ना, हम सभी को पता है। जो बकरी है, भेड़ बकरियां होती हैं, गाय होती है, ये जो जानवर होते हैं ज़्यादातर झुंड में ही रहते हैं और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा भी करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ कर रहा है। क्या क्वेश्चन है, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही क्यों पालतू बनाया होगा। अब ही इज क्वेश्चनिंग कि आप बता सकते हो भाई सबसे पहले कुत्ते को ही क्यों पालतू क्यों बनाया गया होगा। बसने की प्रक्रिया, एक क्वेश्चन किया गया है यहाँ पर। पहला तो रीज़न यही होगा कि
कुत्ता जो होता है बहुत ही वफादार जानवर होता है ना। वो किसी दूसरे व्यक्ति को, उस टाइम लोग ऐसे खुले घर छोड़ देते थे, लॉक वगैरह नहीं लगाते थे, तो वो चौकीदार का काम करता था। सेफ्टी पर्पस से भी कुत्ते को रखा गया था कि भी कोई बाहरी जानवर से, बाहरी इंसान से, कई लोगों से सेफ्टी रखता था और किसी भी दुर्घटना का उसके कर देता था। आगे देखते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। ठीक है। अपने अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों को का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए क्या है, उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम होती है। कि भाई जो ज़्यादा बीमार, देखिए उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि जानवरों का वो इलाज कर सकें। उनमें कोई बीमारी आ जाए तो अब उनसे इंसान को भी बीमार होने का खतरा होता है। तो उस टाइम इतनी बीमारी का इलाज जानवरों की नहीं था, तो कोशिश वो यही करते थे कि ऐसे जानवरों को पालतू बनाया जाए जो ज़्यादा बीमार ना पड़ते हों। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। ठीक है, इसका भी एक रीज़न है। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें हों, अनाज के पके। अब टेक्नोलॉजी ना विकसित ना होने का एक ये भी रीज़न था, इसीलिए जो बड़े दाने वाला अनाज होता है वो इजीली निकाला जा सकता है। ठीक है, ऐसे जो दाने थे वो इजीली जो लोग थे वो मजदूरी करके आराम से निकाल लेते थे। आगे देखते, ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था। ठीक है, मजबूत डंठल वाले अनाज को पके दानों के भार को संभालने के लिए, ऐसे संभालने के लिए यूज़ किया जाता था। ऐसे जितने भी इनके बीज होते थे उनको संभाल कर रखा जाता था। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि वे फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रख सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। ठीक है, उनको अपना भी खतरा होता है भाई। देखिए, अगर वो हिंसक जानवर को पालतू बनाएंगे, जैसा बेसिकली आजकल जो है लोगों के अलग अलग शौक हैं भाई, पालते हैं, कोई चीता भी पाल लेता है, शेर भी पाल लेता है, बट उस टाइम में ऐसे हिंसक जानवरों को पालने का नहीं था। उनको पता ही नहीं था कि इनको डील कैसे किया जाता है, इनका कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये तो लोग शौकिया तौर पर पालते हैं बट इसका फ़ायदा नहीं है। वो ऐसे जानवरों को पालते थे जिनसे उनको खतरा ना हो, उनके बच्चों को, उनके परिवार को खतरा ना हो। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। देखा होगा आपने, जंगली डॉग्स जो होते हैं वो थोड़े खूंखार लगते हैं देखने के अंदर, है ना। बिल्लियाँ जो होती हैं वो डेंजरस लगती हैं। गाय जो होती है, जंगली गाय भी एक अलग टाइप की, उसके सींग बड़े नुकीले होते हैं, है ना, उसके दांत भी अलग होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो पालतू जानवर होता है उसके अकॉर्डिंग जो जंगली जानवर होता है वो डिफरेंट होता है। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। अब यहाँ देखिए, दो तरह के यहाँ पर दांत दिखाए गए हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो यहाँ पर ये देखो, जो कम विकसित है ना और जो छोटा है, ये जो है ये पालतू सूअर का दांत है, और जो ये नुकीला है ना, जो आगे से चीर फाड़ करने वाला दांत है, ये जो है ये जंगली सूअर का दांत है। तो इसी तरीके से उनको जैसे उसमें वातावरण में रहता है ना जीव, उसी तरीके से अपने आप को डेवलप कर लेता है। देखिए, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। ठीक है, आज जो भी हम खाते हैं ये एकदम से नहीं आ गया। ठीक है, जो अनाज हम खाते हैं, गेहूं है, जौ है, बाजरा है, अलग अलग टाइप के आइटम्स हैं, फ्रूट्स हैं, एक दिन में नहीं हो गया।
सालों साल लगे इनकी खोज में, इनको एक्सपर्ट्स के द्वारा इनको धीरे धीरे खोजा गया, इनके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स निकाले गए, उसके बाद ये यूज़ में आए हैं। एक नवीन जीवन शैली, यहाँ देखिए एक पिक्चर दी गई है, ये अनाज है, ठीक है। ये अनाज के उपयोग दिए गए हैं, बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में। ओके, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। पहले मिट्टी को जो है वो जोतना पड़ता है, फिर उसमें बीज डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, टाइम टू टाइम उसकी देखभाल करते हैं, खाद डालते हैं, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो उगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करना, ये बहुत सारे काम इस चीज़ में शामिल हो जाते थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बातचीत सोचनी पड़ी। देखिए, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, बारिश तेज हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इनको भंडारण की आवश्यकता महसूस होने लगी। आगे देखिए, इन इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब ये जानवरों को पालने लगे, टोकरियां बुनने लगे, ज़मीन में गड्ढा खोदने लगे, क्या आपको लगता है कि जब ये भोजन संग्रह करने लगे तो इनको बर्तन बनाने और उनका प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ी होगी? ऑफ कोर्स, वो किस चीज़ में रखेंगे? जो सामान, जो अनाज उन्होंने रखा है उसको रखेंगे किस में भाई? तो इस चीज़ के लिए इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना। अपने जवाब का कारण बताओ। कारण देखो ये है, जब वो अनाज रखेंगे, अनाज किस चीज़ में रखेंगे? अनाज रखने के लिए बर्तन तो चाहिए, और एक ऐसा बर्तन जिसमें कीड़ा ना लगे, नमी ना घुसे, ठीक है। तो देखिए बेटा, इसका अगला पार्ट जो थर्ड पार्ट है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सभी बच्चे शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और लाइक भी कर देना। आप करोगे ना, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मुझे लगेगा देखो बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है और मैं और अच्छा बेटर बनाऊंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू।